अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, उसका ये पहला यूनिट है। इस यूनिट के अंतर्गत हमें वैश्वीकरण की अवधारणा को उसके बहुत सारे परिप्रेक्ष्य को, ये जिसको डायमेंशन कहते हैं, अब उसको समझना है, उसको कंप्रीहेंड करना है, एकदम सूक्ष्म रूप से एकदम समझना है। वह किस तरीके से डिबेट में है, क्या अपकमिंग डिबेट्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, नेशन स्टेट का क्या रोल है, सिविल सोसाइटी का क्या रोल है, इंडिविजुअल कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, गवर्नमेंट का गवर्नेंस मॉडल कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे ये चैलेंज है, कैसे ये है एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब चुनौती भी है और साथ साथ एक लाभकारी भी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमें इस ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा या फिर जो वैश्वीकरण, जिसे हिंदी में एक शब्द और बोला जाता है, भूमंडलीकरण की अवधारणा को हमें समझना है। ठीक है, तो हम वैश्वीकरण को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वैश्वीकरण की क्या अवधारणा है। सबसे पहले वैश्वीकरण को इंग्लिश रूपांतरण में ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए, ये एक ऐसा फिनोमिना है कि ये मोटा मोटी क्या बात कर रहा है, एक इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, एक प्रोसेस की बात कर रहा है कि कैसे जो वर्ल्ड है, जो विश्व है, कैसे कनेक्टेड हो गया है, कैसे सब बहुत समीप आ गया है, कैसे जो कम्युनिकेशन एक्सचेंज है कितना जल्दी हो पा रहा है, हम कितना जल्दी अपने आउटर वर्ल्ड, अपने परिप्रेक्ष्य से दूसरे परिप्रेक्ष्य में कैसे जल्दी से हम बातचीत कर पा रहे हैं, कैसे आदान प्रदान हो रहा है, लोगों का आदान प्रदान हो रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, तकनीक का आदान प्रदान हो रहा है, वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है। इन सभी चीज़ों को हमें समझना है इसके अंतर्गत। तो जो वैश्वीकरण है, जो ग्लोबलाइजेशन है, अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि एकदम ग्लोबल हो जाना, मगर क्या एक क्वेश्चन, क्या ग्लोबलाइजेशन का वो जो स्पेलिंग है, क्या वो ग्लोबलाइज्ड हो रखा है? कहीं जगह हम ग्लोबलाइजेशन में SA यूज करते हैं, कहीं ZA यूज करते हैं। तो ये एक रोचक तथ्य है कि क्या ग्लोबलाइजेशन का स्पेलिंग ग्लोबलाइज्ड हो गया है क्या? वैश्वीकरण एक बहुआयामी घटना है। बहुआयामी से मतलब ये है कि इसके बहुत सारे आयाम हैं, जैसे आर्थिक आयाम हो सकता है, राजनीतिक आयाम हो सकता है, सांस्कृतिक आयाम हो सकता है, तकनीकी आयाम हो सकता है, और सामाजिक क्षेत्रों को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। जो समाज में जितने ग्रुप्स हैं या फिर जो हमारा व्यवहार है, समाज, मेरा एक व्यक्ति का व्यवहार और समाज का व्यवहार, कैसे इस व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है वैश्वीकरण के द्वारा। अब देखिए, जबकि व्यापार तो आप सबने सुना ही होगा कि जब भी हम इस इतिहास पढ़ते हैं तो व्यापार हमेशा से ही रहा है। तो देखिए, व्यापार तो पुराने टाइम से ही रहा है, एक ऐतिहासिक गतिविधि है। ठीक है, व्यापार क्या है? एक ऐतिहासिक गति है। जबकि व्यापार का विस्तार एक ऐतिहासिक गतिविधि रही है, वैश्वीकरण सभी अर्थव्यवस्थाओं को एक बड़ी अर्थव्यवस्था में एकीकृत करने पर केंद्रित करता है। तो जो वैश्वीकरण एक अवधारणा है, वो क्या कर रहा है, जितनी भी दुनिया की जितने भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, उन सब का एकीकरण हो, सब एक सूत्र में बन जाए, या एक माला में, जैसे आप देखते हैं कि एक माला होती है, उसमें बहुत सारे मोती होते हैं और एक धागे से वो कनेक्टेड होती है। तो उस स्वरूप में बात कर रहा है कि जितनी भी देश हैं, उन सब की अर्थव्यवस्था क्या हो, एक स्वरूप में एकीकृत हो जाए, एक स्वरूप में बंध जाए। नाउ what is globalization? Globalization is a multi-dimensional phenomena which impacts economic, political and cultural and technological and social sphere of our lives. While expansion of trade has been a historical activity, globalization also focuses on integration of ऑल इकोनॉमीज। देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है इंटीग्रेशन, तो एक ये की पॉइंट आप सभी नोट कर लें कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटीग्रेशन पे ज्यादा बल देता है। वहीं पे जो हिंदी में जो लिखा हुआ है एकीकृत, तो एक ये इसकी विशेषता है, क्या बात कर रहा है कि ये एकीकरण पे ज्यादा बल दे रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को आप सब लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल इकोनॉमीज इन वन
बिग वर्ल्ड इकोनॉमी या फिर एक ग्लोबल इकोनॉमी, यहां पे आप एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी के सेंस में जोड़ने की बात कर रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी का क्या मतलब हुआ कि जितने भी संसार में देश हैं, जितने भी इकोनॉमीज हैं, जितने भी देशों की अर्थव्यवस्था है, वो सबका क्या हो, इंटीग्रेशन हो, एकीकरण हो, इस पे बल देता है वैश्वीकरण। दूसरों शब्दों में अगर हम बात करें, जो भूमंडलीकरण है, जो वैश्वीकरण है, वो विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों का तीव्रकरण पे प्रमुखता से बल देता है। अब देखिए, तीव्रकरण जो वर्ड है, इसका मतलब इंग्लिश में होता है इंटेंसिफिकेशन, और हिंदी में इसके अर्थ को अगर हम थोड़ा सा जांचने की कोशिश करें तो इसका अर्थ यह होता है कि एक तरह से एक जगह का इफेक्ट दूसरी जगह कैसे इफेक्ट हो रहा है, एक जगह कोई परिघटना हो रही है तो वो दूसरी जगह किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, किस तरीके से दूसरी घटना को आकार दे रही है। तो तीव्रीकरण का मतलब है कि एक जगह का इफेक्ट दूसरी जगह किस तरीके से पड़ रहा है। इंटेंसिफिकेशन हो रहा है कि कोई एक घटना कहीं पे हुआ थोड़ी देर के लिए, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जैसे अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, किसके बीच में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रसिया के बीच में। अब देखिए कैसे यूक्रेन और रसिया दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसका प्रभाव पूरे विश्व पे किस प्रकार से पड़ रहा है, इसी को तीव्रीकरण कहते हैं कि एक परिघटना दूसरी जगह किस तरीके से इफेक्ट करती है। जैसे आप सबने कई बार देखा होगा एक डोमिनो इफेक्ट होता है। डोमिनो इफेक्ट में क्या होता है कि कोई एक चीज यहां पे गिरती है तो वो सारी जगह गिरते हुए चली जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से वैश्वीकरण के द्वारा क्या हो रहा है, सामाजिक संबंध में देशों के संबंध भी आ सकते हैं, व्यक्ति के संबंध भी आ सकते हैं। इन सब में क्या हो रहा है, तीव्रीकरण हो रहा है कि ज्यादा कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं, या फिर जो तालमेल है, जो आदान प्रदान है वो बहुत बढ़ गया है। जो आदान प्रदान है आवागमन, उसमें क्या हुआ है, वो बहुत तेज हो गया है। इस तरफ से भी वस्तुएं आ रही हैं तेजी से और इस तरफ से भी वस्तुएं आ रही हैं। तो ये जो इंटेंसिफिकेशन है, एक ये जो वर्ड है तीव्रकरण, इसको भी आप सभी याद रखिएगा, क्योंकि वैश्वीकरण ने क्या करा है, एक इंटेंसिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको और मजबूत कर दिया, उसको हाई कर दिया। देखिए पहले भी ऐसा होता था कि एक जगह का कोई इफेक्ट होता था तो वो दूसरी जगह इफेक्ट करता था। कोई एक जगह कोई घटना होती थी तो वो दूसरी जगह उसका फर्क पड़ता था, मगर जो डिग्री था, जो स्तर था, आज के टाइम पे वो बहुत तेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए अगर हम सोचे कि कोई घटना कहीं पे हुई, तुरंत हमारे मोबाइल पे या फिर किसी के कोई व्यक्ति स्टेटस लगाता है तो कितनी जल्दी से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस हुआ और कितनी जल्दी से हमारा जो वो घटना है, कोई स्थानीय घटना कह लीजिए या फिर कोई लोकल घटना कह लीजिए, वो कैसे हमारे को एकदम से इफेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गांव में कोई घटना हुई, कोई शहर में कोई घटना हुई, वो तुरंत ही हमारे को प्राप्त होती है किसी के माध्यम से, कोई माध्यम चाहे टेक्नोलॉजिकल हो चाहे मीडिया के माध्यम से, वो किस तरीके से हमें प्रभावित कर रही है। तो इस स्वरूप में जो वैश्वीकरण है उसने क्या करा है, सामाजिक संबंधों का तीव्रकरण कर दिया है कि बहुत जल्दी हम सब कनेक्टेड हैं और कहीं एक जगह कोई घटना हो रही है तो वो मीलों दूर तक उस घटना के द्वारा बहुत चीजें आकार ले रही हैं, या इसके विपरीत भी कर लीजिए, वाइसा वर्सा। जो गिडन का जो स्टेटमेंट है, ग्लोबलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द इंटेंसिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशन विच लिंक डिस्टेंट localities in a such way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। थोड़ी देर के लिए इस स्टेटमेंट को अगर हम समझे, फॉर एग्जांपल कि आप सभी ने अभी कुछ टाइम पहले सुना होगा कि ब्लैक लाइफ मैटर वाला एक मूवमेंट चला था। तो वो जो ब्लैक लाइफ मैटर, ठीक है, ब्लैक लाइफ मैटर्स,
तो इसका ये जो मूवमेंट चला, जो यूएस में चला, तो देखिए इसने कैसे भारतीय समाज में किस तरीके से इम्पैक्ट डाला, या फिर और भी जो विश्व में और भी बहुत सारे देश है उस जगह पे इस मूवमेंट ने किस तरीके से इफेक्ट डाला। अब देखिए ये जो कोई घटना है ये हो तो बहुत दूर रहा है, ये हमारी पहुंच से बहुत दूर है, मगर वो जो परिघटना ये जो हुई है, कोई भी घटना हुई है, ये कैसे हमारे यहाँ पे किस तरीके से प्रभाव डाल रही है, कैसे हमारी लोकल एक्टिविटीज या फिर जो हमारे सराउंडिंग है उसको किस प्रकार से परिवर्तित कर रही है। और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन हुआ है। जो सोशल रिलेशन है, थोड़ी देर के लिए हम देखें कि हम जैसे ट्विटर से जुड़ते हैं, फेसबुक से जुड़ते हैं, तो ये क्या एक इंटेंसिफिकेशन ही तो हो रहा है कि अमेरिका में बैठा एक व्यक्ति और आप तुरंत एक लाइव टाइम पे आप चैट कर पा रहे हो, बात कर पा रहे हो, जो भी एक्सचेंजेस हैं, जो भी सोशल एक्सचेंजेस है आप कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये वैश्वीकरण का ही एक उत्पाद है, एक वैश्वीकरण के द्वारा ही हो पा रहा है। क्योंकि वैश्वीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। आप सब लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, वैश्वीकरण एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत पूंजी, व्यक्ति, विचार, सेवाएं, वस्तु का आदान प्रदान होता है, लेन देन होता है। अब देखिए वैश्वीकरण ने करा क्या है, पहले भी लेन देन होता था, हम सब एंशिएंट टाइम से ट्रेड करते आ रहे हैं, मगर जो लेवल था, जो डिग्री था, जिस डिग्री में हम सब ट्रेड करते थे वो क्या था, बहुत नॉर्मल था, ठीक है। और ये जब हाई लेवल, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ने जब मदद करा, जैसे टेक्नोलॉजिकल हो गया या फिर बहुत सारे कम्युनिकेशन में जो टेक्नोलॉजी का रोल है, जिसने इस प्रोसेस को हाई कर दिया, जिससे पूरे विश्व स्तर पे एकदम परिवर्तन आ गया, तो ग्लोबलाइजेशन उसको एक फिनोमिना नाम दिया। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होने लगा कि इसमें क्या है, व्यक्ति, पूंजी, देखिए पूंजी, ठीक है, पहले पूंजी नहीं होता करता था। पहले किस में ट्रेड होता था, गोल्ड्स में ट्रेड होता है, पूंजी का आदान प्रदान होने लगा, व्यक्ति का आदान प्रदान होने लग गया, विचारों का आदान प्रदान। कि देखिए आप जो बुक पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारी बुक्स है, जैसे थॉमस हॉब की बुक है लेवियाथन, वो भारत में तो नहीं लिखी हुई है, वो तो यूके में लिखी हुई है, इंग्लैंड में लिखी गई है, तो वो कैसे यहाँ पे एकदम हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है। तो ये किस वजह से हो पा रहा है, क्योंकि इंटेंसिफिकेशन बढ़ा है, जो सोशल रिलेशन है, जो एक्सचेंजेस है, सोशल एक्सचेंजेस है, वो बढ़ा है। किस वजह से बढ़ा है, ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, वैश्वीकरण के द्वारा। तो आप सब यहाँ पे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को समझने योग्य हो चुके हैं, ठीक है। तो यहां से हम जो वर्ड लेके जा रहे हैं, तीव्रीकरण और इंटेंसिफिकेशन, ये वर्ड लेके जा रहे हैं। उससे पहले हमने कौन सा वर्ड लेके गए थे, इंटीग्रेशन वर्ड, ठीक है। अब हम एक दूसरे व्यक्ति के, एक दूसरे विचारक की अवधारणा को डील कर रहे हैं, जिसने क्या बोला है कि वैश्वीकरण क्या है, एक बहुआयामी परिघटना है जो स्वयं को राष्ट्र राज्यों के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यक्त करती है, मतलब अपने आप व्यक्त हो रही है। इसको हम देख सकते हैं किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे क्या होता था, पुलिस स्टेट हुआ करता था। स्टेट क्या होता था, एकदम एक वर्चस्व बना रहता था। आज के टाइम पे क्या है, वो रिलेशन बदल गया है। नाउ जो सिटीजन है वो क्लाइंट के तौर पे देखा जाता है, एक कंज्यूमर के तौर पे देखा जाता है कि उसे सर्विस प्रोवाइड करी जाए विद इन टाइम लिमिट्स, ठीक है। तो जो डेविड हार्वे है, उन्होंने क्या बोला है, ये जो परिघटना है, ये जो फिनोमिना है, इसको आप स्वयं देख सकते हैं, ये अपने आप में व्यक्त है, ठीक है। इसको अलग से समझ नहीं, ये आपको व्यवहार में दिख जाएगा कि कैसे स्टेट, जो राज्य है, वो किस तरीके से अपने व्यवहार में, जैसे हमारे यहाँ पे जो 1991 के बाद एलपीजी पॉलिसी का जो आया, ठीक है, आया, उस समय आया, उससे पहले का राज्य देखिए, उससे पहले के राज्य में आप देखिए किस तरीके से राज्य काम करता था, और 1991 के बाद देखिए राज्य कैसा है। तो 1990 से पहले राज्य क्या होता था, बहुत बड़ा होता था। राज्य व्यक्ति के हर मामले में या समाज के हर मामले में अपना
छाप छोड़ता था या अपने उसका हस्तक्षेप रहता था। मगर 1991 के बाद राज्य का देखिए जो स्वरूप है, जो उसने अपने कार्य को क्या है कम करा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि पहले स्टेट गवर्नमेंट के ही सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते थे, स्कूल्स भी आप सुने होंगे सारे सरकारी होते थे। 1991 के बाद क्या है, जो प्राइवेट प्लेयर्स आने लगे, जो प्राइवेट स्कूल्स आने लगे। तो ये क्यों हो पा रहा है, ये ऐसा क्यों कि एक टाइम पे क्या था, सारा सर्विस क्या होता था कि गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रहा था। आज क्या है, आपको सर्विस प्राइवेट प्लेयर भी प्रोवाइड करा रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि बस को ही देखें, बस में देखिएगा तो 1990 से पहले जितनी भी बसेस होती थी सारी गवर्नमेंट की होती थी। जैसे जैसे एलपीजी आया, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का जो नीति आया, तो उसने क्या करा, प्राइवेट प्लेयर्स पीपीपी मॉडल को आने दिया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि हाँ प्राइवेट प्लेयर्स भी आ सकते हैं, वो भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यही बदलाव है, यही परिघटना है, ये बहुआयामी परिघटना है। इसे हर जगह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो राज्य का जो रोल है, जो भूमिका है, वो किस तरीके से परिवर्तित हुई है। आगे हम देखें सघनता की यह प्रक्रिया। अब देखिए सघनता, इसका वही मतलब क्या होता है, इंटेंसिफिकेशन, तीव्रीकरण। ये जो तीव्रकरण की जो प्रक्रिया है अनिवार्य रूप से क्या कर रही है, ये दुनिया को एकदम छोटा करते जा रही है, एकदम सिकुड़ते जा रही है। अब छोटा करने का मतलब क्या है, छोटा करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक पर्टिकुलर स्पेस यहां से, अगर मैं यहां से, एक सेकेंड चल क्यों नहीं रहा, हाँ देखिए यहां पे देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर स्पेस से अगर मुझे कोई कम्युनिकेशन पहुंचाना है तो मैं डिजिटल भी पहुंचा सकता हूं, ठीक है। और अगर मान लो मुझे कुछ वस्तु पहुंचानी है तो मैं ऑर्डर कर सकता हूं, ठीक है। और क्या करना है, अगर मुझे जाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे वहां जाना है, तो मैं बहुत सारे माध्यम से ट्रांसपोर्ट की मैं वहां पे जा सकता हूं। तो ये क्या कर रहा है, ये एक इंटेंसिफिकेशन हो रहा है ना, कि अब हम बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने गांव जाना हो या फिर अपने होम टाउन जाना हो तो कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ये सुकड़ ही रही है ना दुनिया, कि हम बहुत जल्दी आवागमन, जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत फास्ट हो गया है और भी फास्ट होता जा रहा है। आप सब देख रहे होंगे कि पहले कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। पहले फ्लाइट में कितना टाइम लगता था, अब कितना टाइम लग रहा है। तो ये क्या कर रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन है बहुत सारे रूपों से क्या कर रहा है, दुनिया को एक छोटा सा, कई बार इसे बोला जाता है एक ग्लोबल विलेज बनाना चाहता है। क्या, एक वैश्विक गांव क्या बनाना चाहता है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक क्या करना चाहता है, वैश्विक गांव, जिसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ग्लोबल विलेज, ठीक है। वैश्विक गांव बनाना चाहता है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज, ये फिनोमिना क्लियर हुआ कि कैसे इंटीग्रेशन कर रहा है। इंटीग्रेशन को दूसरे ऑथर ने क्या बोला, ये सुकड़ता जा रहा है, ये इसे क्या कर रहा है, एकदम छोटा करते जा रहा है। इंटेंसिफिकेशन या इंटीग्रेशन को क्या बोला डेविड हार्ने ने, कि ये सुकड़ रहा है, जो राज्य है, राष्ट्र है, वो क्या कर रहा है, जो विश्व है उसको सुकड़ता जा रहा है, मतलब सब एक जगह आ रहे हैं, ठीक है। ये जो अब ये जो सुकड़ रही है, जो ये जो पूरा विश्व एक मंच पे आता जा रहा है या एक प्लेटफॉर्म पे आता जा रहा है, अब ये क्या है, दुनिया की ये निम्नीकरण घटना को उपयुक्त रूप से क्या, किस रूप में दर्शाया जा सकता है, स्पेस एंड टाइम कंप्रेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन इज ऑल अबाउट कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, कि टाइम भी कम होता जा रहा है और जो हमारे बीच में जो गैप था, जो दूरियां थी, वो भी घटती जा रही है। तो क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या कर रहा है, जो दूरियां हैं उसको मिटा रहा है और जो टाइम है उसको घटा रहा है, ठीक है। यहां पे आप सभी को क्लियर हुआ। तो ये जो वर्ड है स्पेस एंड टाइम वाला, इसको प्लीज हाईलाइट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, स्पेस और टाइम कंप्रेशन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्पेस एंड टाइम कंप्रेशन, क्योंकि ये जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, ये जो ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो क्या कर रहा है, स्पेस और टाइम को
बहुत कंप्रेस कर रहा है, निम्नीकरण कर रहा है, इसको बहुत पास लेके आ रहा है। ठीक है, आगे हम देखें तो आगे हम इसको और किस तरीके से हम वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है इसको हम समझा सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने क्या करा है, जितनी भी राष्ट्र राज्य की जो सीमाएं होती थी उसको क्या कर दिया है, उसको कमजोर कर दिया है, या उस सीमाओं को एक वर्चुअल सीमा के अंदर ही कन्वर्ट कर दिया है, या फिर उस सीमाओं का महत्व कम कर दिया है। क्यों महत्व कर दिया है, कम कर दिया है? देखिए अब इसको समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ ऑर्डर करना है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके जो जिस वेबसाइट पे वो चीज़ अवेलेबल है मैं ऑर्डर करके वो मेरे यहाँ पे आ सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ से गया भी नहीं और किसी दूसरे देश से मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट, तो क्या जो वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है उसने क्या करा कि जो व्यापार प्रभाव के बीच में जो सीमाएं जो होती थी उसको क्या कर दिया, एक तरह से थोड़ा सा कम कर दिया, या उसके प्रभाव को कम कर दिया। ज्ञान संस्कृति के आदान प्रदान में बढ़ोतरी आई है कि नॉलेज एक्सचेंज हो रहा है, कल्चर एक्सचेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब देखिए कल्चर कैसे एक्सचेंज हो रहा है कि बहुत सारे कल्चर्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे डेज हैं जो इंडिया में नहीं मनाए जाते थे, मगर आप देखिए ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से क्या हुआ कि वही जो डेज हैं, जो कल्चर है वो इंडिया में भी मनाया जा रहा है। जी ब्लू जीन्स देख लीजिए कितना कॉमन हो गया है, हर व्यक्ति ब्लू जीन्स, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, हर कोई पसंद करता है। फूड में देखिए फूड किस तरीके से एक जो ग्लोबलाइज फूड के तौर पे कि चाइनीज फूड ही फेमस हो ग्लोबलाइज हो रखा है कि सब कोई चाइनीज ही खा रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सीमाएं होती थी राष्ट्र राज्यों की उसको भी क्या कर रहा है, कम करा है, या उसके सीमा के जो नेतृत्व को थोड़ा सा पर उसका जो प्रभाव है उसमें कमी लेके आया है। आगे हम देखें तो ये देखिए अब हम क्या करें, वैश्वीकरण की जो परिभाषा है उसको हम बताने की कोशिश करें। वैश्वीकरण को आमतौर पर परिभाषित करने के लिए इन स्वरूपों से हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें प्रथम क्या है, प्रक्रिया। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जो हमने डिस्कस करा है, वैश्वीकरण होता क्या है, वैश्वीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अब उस प्रक्रिया के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आदान प्रदान हो रही है, इधर से उधर जा रही है। तो जो प्रक्रिया है जिसको प्रोसेस बोलते हैं, तो क्या कर रहा है ग्लोबलाइजेशन ने, क्या करा है कि जो एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब देखिए हर इकोनॉमी क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। अगर इंटरनेशनल इकोनॉमी में किसी भी तरीके का प्रभाव पड़ता है तो जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, जो नेशनल इकोनॉमी है, उसको भी प्रभावित होना ही पड़ेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हुआ है कि जो प्रभाव है कोई भी एक राष्ट्र के भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी प्रभाव है, उसने क्या करा है, जो राष्ट्रीय स्तर के पर भी प्रभाव डालने की कोशिश करी है। क्यों कर रही है, क्योंकि इंटीग्रेशन हुआ है ना वर्ल्ड इकोनॉमी। जब सभी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे मैंने बताया था, जब सभी अर्थव्यवस्थाएं, जैसे ये जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये जो अर्थव्यवस्थाएं विभिन्न विभिन्न देशों की ये जब सब इंटरकनेक्टेड हो गई, ये सब जब इंटरकनेक्टेड हो गई तो देखिए यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ेगा तो यहाँ पे भी आएगा, क्योंकि ये चैन में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो इसी पॉइंट को बता रहा है कि ये प्रोसेस क्लियर हुआ यहाँ पे। और दूसरा क्या क्लियर हुआ आप सभी को, इंटरेक्टिव नेटवर्क्स। अब देखिए क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन को आमतौर पे हम कैसे प्रभावित करते हैं कि ये इंटरेक्टिव नेटवर्क है, एक जंजाल है। अब जंजाल किस स्वरूप में कि देखिए हम सब देख रहे हैं कि आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारी एमएनसीज है या जो वैश्विक जो कॉर्पोरेट है उसका जो प्रबंधन है वो एक मॉडल के हिसाब से हो रहा है। जो दुनिया भर में जो ज्ञान की परंपरा है वो एक जैसी आती जा रही है, कैसे हमें व्याख्या करना है वो एक जैसा। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम देखें कि स्कूल में देखें कि जो पढ़ाई का जो मॉडल हम अपना रहे हैं वो कौन सा मॉडल अपना रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे किस तरीके का मॉडल चल रहा है, या फिर जो
हर जगह एप्लीकेबल हो, वो कौन सा मॉडल है। तो उस तरीके के एक नेटवर्क के स्वरूप में भी हम वैश्वीकरण को परिभाषित कर सकते हैं कि ये चीज ग्लोबल है। ठीक है, ये जो हम कोई कार्य कर रहे हैं, ये कोई पद्धति अपना रहे हैं, कोई मेथड ले रहे हैं, तो वो क्या है, ग्लोबल है। तो उस स्वरूप में भी हम ये वैश्वीकरण को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, संरचनाएं। अब देखिए, हम सब ये देख रहे हैं कि एक नए तरीके का हमारे सामने जो संबंध है, चाहे वो राष्ट्र राज्य को लेकर हो, राष्ट्र राज्य या नागरिक को लेकर हो, या फिर जो प्रबंधन है उसको लेकर, क्लाइंट को लेकर हो, वो उसमें क्या है, एक नया पैटर्न उभर रहा है, एक नया रिलेशन सामने आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वैश्विक स्तर पे जो संरचनाएं किस तरीके से व्यक्ति के बीच में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक कंपनी से लेकर एक कर्मचारी किस तरीके से व्यवहार करती है, तो उन संरचनाओं का उत्थान हुआ है, वैसा पैटर्न सामने आया है, वैसी पद्धति सामने आई है। या ये चाहे इन्वेस्टमेंट में हो, चाहे मैनेजमेंट वाले रोल में हो, तो संरचनाएं हैं वो क्या है, उसका भी क्या हुआ है, एकीकरण हुआ है, एक जैसी संरचनाओं का भी विकास हुआ है, जो कि ग्लोबल हो, जो कि अंतरराष्ट्रीय हो। उसके बाद जो आता है वो आता है डिस्कोर्स। हम ग्लोबलाइजेशन को डिस्कोर्स के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं। किस स्वरूप में डिस्कोर्स, किस मतलब प्रवचन किस स्वरूप में, कि देखिए, आप ही देखिए, आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो देखते होंगे कि कितने सारे इमोजीज होते हैं। हर व्यक्ति वही इमोजी यूज कर रहा है, चाहे वो यूएस में हो, चाहे इंडिया में हो। तो कैसे जो मीनिंग मेकिंग है, जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉग्निशन है, कि आप किस तरीके से अनुभूति, आपको किस तरीके से ज्ञान मिलता है, आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे आप व्यक्त करते हैं, आपका आइडेंटिटी क्या है, आप कैसे अर्थ लेते हैं, या समाज का कैसे निर्माण, समाज को किस तरीके से आप लेते हैं। तो उस समय भी क्या आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, एक नया डिस्कोर्स लेके आ रहे हैं कि इस तरीके से हमें राज्य को समझना है, इस तरीके से हमें समाज को समझना है। तो इन चार परिघटनाओं के स्वरूप में हम वैश्वीकरण को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा, तो पहले क्या था, परिक्रिया के स्वरूप में हम समझ सकते हैं। दूसरा हमने इंटरेक्टिव नेटवर्क के स्वरूप में हम समझ सकते हैं। संरचनाओं के स्वरूप में समझ सकते हैं। डिस्कोर्स के रूप में हम ग्लोबलाइजेशन को समझ सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। अब हम जो वैश्वीकरण की जो बहुत सारी डायमेंशंस हैं, जो अवधारणाएं हैं, या फिर जो परिप्रेक्ष्य है वैश्वीकरण का, कि अर्थव्यवस्था को लेकर या अर्थशास्त्र को लेकर किस तरीके का परिप्रेक्ष्य है, उसको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आप सब एक चीज देखेंगे कि इंटीग्रेशन, इंटेंसिफिकेशन, ये सब आप जब देख रहे हैं, कंप्रेशन ऑफ टाइम एंड स्पेस, ये सब चीजें देख रहे हैं, तो हम अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव, हम अर्थव्यवस्था को हम इसके स्वरूप में किस तरीके से समझ रहे हैं कि वॉल्यूम एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस ट्रांजैक्शंस, कि जो क्या हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त लेन देन है वो एकदम से बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि जब हर अर्थव्यवस्था एक मंच पे आ गई, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे आ गई, या फिर ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ गई है, तो जो एक्सचेंज है, जिसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं, या ट्रांजैक्शन है, जो लेन देन है, चाहे व्यापार हो, वो क्या हुआ, एकदम से बढ़ गया है। वो लेन देन की मात्रा में क्या है, एकदम से बढ़ोतरी हुई है। दूसरा पॉइंट क्या है, पूंजीवाद का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म। अब देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी कोई ना कोई पैटर्न पे तो चलता ही होगा, कोई ना कोई व्यवस्था पे तो चलता होगा। तो वो व्यवस्था ज्यादा हद तक कौन सी व्यवस्था विश्व पटल पे है, वो कैपिटलिज्म की व्यवस्था पटल पे। अब कैपिटलिज्म किसकी डिमांड करता है? लिबरलिज्म की डिमांड करता है। लिबरलिज्म क्यों? क्योंकि लिबरलिज्म व्यक्ति के अधिकार और व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बल देता है। वो ये बात करता है कि व्यक्ति क्या है, एक रैशनल इंडिविजुअल है, एक तार्किक प्राणी है। तो क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था के स्वरूप में अगर हम देखें, जो कैपिटलिज्म का जो नोशन है, जो पूंजीवाद का विचार है, उसका विस्तार हुआ है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी को। आगे हम देखें तो देखिए, आप सब बहुत सारी कंपनियों के नाम सुने होंगे, जैसे कोका कोला हो गया, बहुत सारी एमएनसीज भी हो गई। तो
इनका क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, जो ये जो अंतर्राष्ट्रीय निगम है, इनकी विश्व व्यापार में क्या है, बढ़ोतरी हुई है। कि अब आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनी है जिनकी जो इवैल्यूएशन है वो बहुत सारी कंट्री की जीडीपी से भी ऊपर होता है। बहुत सारी कंट्री की उतनी जीडीपी नहीं है जितना इनका मार्केट वैल्यूएशन होता है। तो क्या हो रहा है कि जो एमएनसीज है, टीएनसीज है, उनकी विश्व व्यापार में जो हिस्सेदारी है वो बहुत बढ़ चुकी। यहाँ पे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ अर्थव्यवस्था के स्वरूप में। उसके बाद सूचना में विकास और संचार प्रौद्योगिकी। अब देखिए क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था के स्वरूप में अगर हम देखें कि बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, किसमें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि यही चीज तो है कि जो लेन देन को बहुत सजल बना देती है कि आप टैली कर सकते हैं तो डिजिटली कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो क्या हुआ है अर्थव्यवस्था के स्वर पे कि जो सूचना और संचार में क्या है, जो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है और इसने क्या करा है, अर्थव्यवस्था को और मजबूत करा है। जो लेन देन है उसको और सुदृढ़ करा है और अच्छा कर दिया है, लेन देन और अच्छे से हो पाए। तो इसमें इस फिनोमिना ने भी बहुत मदद करी है। अब देखिए जब हम देख रहे हैं कि जो विश्व अर्थव्यवस्था में सभी अर्थव्यवस्थाओं का एक जोड़ हुआ है या फिर सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, तो क्या हुआ है, जैसी तकनीक में परिवर्तन आया, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ प्रोडक्शन, कि जब प्रोडक्शन का जो उत्पादन होना है उसमें एक वैश्विक परस्परता जब आई है, तो उससे क्या है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो वस्तु और सेवाओं की जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे उसमें भी बहुत सारा बदलाव आया है कि अब हम इंटरनेशनल लेवल की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करते हैं या उस तरीके की व्यवहार में हम अपने उत्पाद को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। यह अर्थव्यवस्था के स्वरूप में हम ये सब देख सकते हैं कि इकोनॉमिक डायमेंशन में इन सभी क्षेत्रों पे परिवर्तन आया है। दूसरा जो हम प्रारूप देखने वाले हैं, जो डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन का, वो है सोशल एंड कल्चर। अब देखिए जो वैश्वीकरण ने कार्य करा है कि इंटीग्रेशन करा है, आवागमन करा है, तो हम देखें व्यापार और श्रम के लिए लोगों का आना जाना, कि अब देखो मूवमेंट ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप सब देखे होंगे कि देखिए अभी अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर बनाने में ज़्यादातर कौन लोग हैं, भारतीय लोग हैं। गूगल का सीईओ देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिए, कौन है ये, भारतीय लोग हैं। तो क्या है, लोगों का आवागमन ज़्यादा हुआ है, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण ज़्यादा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखें वैश्विक उपभोक्ता संस्कृति का निर्माण हुआ है कि एक तरह से क्रिएशन ऑफ ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर आया कि कोई एक पैटर्न निकला है कि ग्लोबल पैटर्न, हाँ इस तरीके का प्रोडक्ट हर कोई मंगाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप सब देखिए कि कोई एक ऐसा टॉय जो हर कोई ऑर्डर कर रहा है। जैसे संस्कृति के तौर पे देखें तो हम ये देख लीजिए, जीन्स देख लीजिए, यही जीन्स का बहुत अच्छा सटीक एग्जांपल बैठता है कि देखिए जीन्स अमेरिका में भी कितना रोचक रूप से पहना जाता है, इंडिया में देखिए किस तरीके से पहना जाता है। तो क्या हो रहा है, एक ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर का निर्माण हो रहा है। ग्लोबल कंज्यूमर कल्चर की खासियत क्या है कि एक जैसा बात कर रहा है, एक जैसा डिमांड है, ब्लू जीन्स, या फिर एक जैसा खाने का पैटर्न हो गया कि जिस तरीके से हम खाना खा रहे हैं तो वो एक ही पैटर्न है। अब इंडिया में देखिए तो अब इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में तो बहुत सारी क्विजीन है, एक तरीके का थोड़ी ना भोजन है, बहुत सारे तरीके का भोजन है। मगर हम अगर ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में देखें तो एक ग्लोबल कल्चर का क्रिएशन हो रहा है, एक ग्लोबलाइज फूड का परिकल्पना करी जा रही है। ठीक है, उसके बाद हम ग्लोबलाइजेशन को देखें तो ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा है, विखंडन भी करा है और ध्रुवीकरण करा है। अब देखिए विखंडन क्या होगा, मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन जब कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो रहा है तो अब हम क्या आ रहे हैं कि हम अपने लोगों को ढूंढ पा रहे हैं कि हाँ ये मेरे जैसा व्यक्ति है या मेरे जैसा इंटरेस्ट है इसका, तो हम क्या हो रहे हैं, बाकी लोगों से दूर होके हम उस व्यक्ति के समीप चले जा रहे हैं।
ठीक है। पोलराइजेशन किस तौर पे कि हम पोलराइज हो रहे हैं, कि जैसे कोई एक व्यक्ति बात कह रहा है, कोई हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं, हम एक तरह से पोलराइज हो गए, हम हाँ वो मेरे जैसा ही बात कर रहा है, मेरे जैसा ही विचार है उसका। तो सोसाइटी क्या हो रही है, एक जगह पे टूट रही है और एक तरह पे इकट्ठा हो रहा है। और ये कहाँ, ये पूरे विश्व स्तर पे हो रहा है, कहीं एक जगह पे नहीं, पूरे विश्व स्तर पे। एक जगह से समाज टूट रहा है तो एक जगह पे समाज बन रहा है। ये दोनों फिनोमिना हम देख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप में। उसके बाद अगर हम देखें कि वैश्विक नागरिकों का सामाजिकरण, अब देखिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसपे ना लगभग हर व्यक्ति, हर समाज, हर राष्ट्र कहीं ना कहीं अपना सहानुभूति रखता है, बहुत सेंसिटिव है। जैसे पर्यावरण को लेकर कि हम पर्यावरण को बचाएंगे, तो इसमें कोई भी समाज हो, हर कोई समाज इससे लड़ने की बात कर रहा है कि हाँ अब हमें पर्यावरण को बचाना है। ठीक है। ह्यूमन राइट्स की परिकल्पना आई है कि चलिए मानव होने के नाते हर व्यक्ति के कुछ ना कुछ अधिकार हैं। तो इस तरीके का सोशलाइजेशन अस्तित्व में आ रहा है कि जिसपे एक समरूपता आता जा रहा है, एक जैसा राय आता जा रहा है। अंतिम में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि एक वैश्विक नागरिक समाज का उदय हुआ है, इमरजेंस ऑफ ग्लोबल सिविल सोसाइटी। क्यों? कि उसके अंदर कुछ ना कुछ सांस्कृतिक तौर पे एक समरूपता है, कुछ मुद्दों पे इतना सोशलाइज है कि सभी का एक जैसा मत है कि हाँ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, पर्यावरण क्यों बचाओ। तो इससे क्या हो रहा है, एक वैश्विक नागरिक समाज का उदय हो रहा है। अगला जो प्रारूप है वैश्वीकरण का वो है राजनीतिक और संस्थागत। अब देखिए राजनीतिक और संस्थागत स्वरूप में हम किस तरीके का परिवर्तन महसूस कर सकते हैं, या किस तरीके के व्यवस्था या संरचना का उत्थान हुआ है, उसको हमें देखना है कि कैसे वैश्वीकरण ने इन संस्थाओं का उत्थान करा है, या इस तरीके का कल्चर लेके आया है, या पॉलिटिकल कल्चर लेके आया है। तो देखो पहला क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र का विस्तार। कि देखो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी का विचार है, जो लोकतंत्र का विचार है वो बहुत प्रमुखता से आगे बढ़ा है। जैसे फॉर एग्जांपल कि कुछ टाइम पहले नेपाल भी क्या था, एक राजतंत्र था। तो बहुत सारे देशों में एक अलग प्रकार की एक तरीके की संरचना का उत्थान हुआ है, जिसे बोल सकते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो पहला पॉइंट इसमें क्या आ गया कि राजनीतिक और संस्थागत परिवर्तन जो वैश्वीकरण के अंदर देखा जाता है, तो उसमें क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र का विकास हुआ है। उसके बाद हम देखें कि राष्ट्रीय और या इसे बोले अंतरराष्ट्रीय का बढ़ता प्रभाव, जैसे संगठन। इसका मतलब यह है कि जैसे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, उनका कैसे प्रभाव बढ़ता जा रहा है। प्रभाव इन द सेंस कि आप सब देखे होंगे कि बहुत सारी इकोनॉमीज हैं, बहुत सारे देशों की इकोनॉमीज हैं, अर्थव्यवस्था है, उनको IMF, वर्ल्ड बैंक बहुत तरीके से प्रभावित कर रहा है। क्यों प्रभावित कर रहा है? क्योंकि लोन देता है, लोन देने के लिए उनकी कुछ कंडीशंस हैं, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको अपनाना पड़ेगा, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम लेके आना पड़ेगा। तो हम ये देख रहे हैं दूसरे पॉइंट में कि बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनका प्रभाव बढ़ा है। उसके बाद अगर हम देखें अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों का विकास, कि बहुत सारी ऐसी NGOs हैं उनका विकास हुआ है, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, बहुत सारी, जो कि क्या कर रही है, देश को प्रभावित करती है, या फिर किसी मुद्दे पे कोई रिपोर्ट दिया तो वो इंटरनेशनल लेवल पे उस देश की या फिर किसी भी तरीके से वो प्रभावित करने की कोशिश करती है, या फिर कुछ नीतियों का अनुसरण कराने की कोशिश करती है कि आप इस तरीके की नीतियां अपनाएं। तो हम ये जो तीसरा पॉइंट है इसमें ये देख सकें, जो बहुत सारी NGOs हैं, इंटरनेशनल NGOs, उसका क्या है, विकास हुआ है, बहुत सारी निकल के सामने आ गई, जैसे पेटा हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। अब देखिए वैश्वीकरण ने करा क्या है कि देखो राज्य अभी भी महत्वपूर्ण है, पहले भी महत्वपूर्ण था, अभी भी है, मगर राज्य के कामों में थोड़ा सा कमी आया है, या फिर जो कार्य हैं उसका जो अधिकार क्षेत्र था राज्य का,
उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आया है। उसके बाद जो बात करें राजनीतिक स्तर पर कि सुपर नेशनल गवर्नेंस की स्थापना हुई है। मतलब गवर्नेंस मॉडल जो है या फिर जो एक गवर्नेंस की जो प्रक्रिया है, सुशासन जो प्रशासन की प्रक्रिया है, वो क्या है, एक सुपर नेशनल की एक पर्टिकुलर फॉर्म या एक पर्टिकुलर मेथड के स्वरूप ही आप अपना कार्य करें या फिर लोगों को शासित करें। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया था पहले भी कि अब केवल नागरिक एक सिटीजन नहीं है, वो क्या है, एक कंज्यूमर भी है, एक क्लाइंट भी है, जो डिमांड करता है स्टेट से कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो सिटीजन है वो किस में बदल गया है, क्लाइंट में बदल गया है, कस्टमर में बदल गया है, कंज्यूमर में। ये 3 C आप सब लिखे रहिए। जो सिटीजन है, मैं लिख देता हूं यहां पे, नहीं चल रहा है, तीन सीन। तो पहले क्लाइंट हो गया, ठीक है, कंज्यूमर हो गया, कस्टमर हो गया, ठीक है। तो जो सिटीजन है, जो आपका सिटीजन है, जो सिटीजन है, सिटीजन, ये इन सभी में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये जो राजनीतिक जो डायमेंशन था, जो पॉलिटिकल डायमेंशन था, उसके अंदर हम इस तरीके के ट्रांसफॉर्म या परिवर्तन को हम देख सकते हैं। यहां पे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? ओके। आगे अगर हम विचारधारा के स्वरूप में देखें या आइडियोलॉजी के स्वरूप में देखें तो हम ये देखते हैं कि नव उदारवादी और मुफ्त बाजार वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय हुआ है, कि एक ऐसा ग्लोबल मार्केट वाला फिनोमिना है कि ग्लोबल फ्री मार्केट, की उसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, कि जो इकोनॉमी है वो एकदम फ्री काम करे, एकदम फ्री, उसमें किसी प्रकार का नियंत्रण ना हो। तो न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स का भी अस्तित्व में आया है, या फिर न्यू लिबरल एंड फ्री मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी की जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो बहुत स्ट्रांग हुई है, वो आगे बढ़ी है। अब हम अगर देखें कि जो वैश्वीकरण का जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, उसमें हम देख सकते हैं कि ये तो अपरिग्य है, मतलब अपरिहार्य है, कि ये इनएस्केपेबल है, कि आपको इसको आप रोक ही नहीं सकते। ये एकदम नेचुरल फिनोमिना की तरह कार्य कर रहा है। क्यों कार्य कर रहा है? कि टेक्नोलॉजिकली तो हम इंटरकनेक्टेड हुए हैं। जो ग्लोबलाइजेशन को अगर पेस देने का अगर किसी ने कार्य करा है, किसी को ग्लोबलाइजेशन की गति को अगर किसी ने बढ़ाने का कार्य करा है, तो वो टेक्नोलॉजी तो है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही तो ये दुनिया जो सिकुड़ती जा रही है, कि आप एक पर्टिकुलर टाइम में आप पूरे वर्ल्ड से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो क्या है? द श्रिंकिंग वर्ल्ड, सिकुड़ती दुनिया, किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी संचालित, टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी आ गया, कि अब आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही हर चीज के बारे में पता चल रहा है, थ्रू द सीसीटीवी, थ्रू द मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया, सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही आपका नॉलेज बिल्ड हो रहा है। या तो आप ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है, उसने क्या करा है? विश्व को टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बना दिया है, कि जितने भी नागरिक हैं, जितने भी नेशन स्टेट हैं, जितना भी चीजें हैं, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट है। आप थोड़ी देर के लिए देखिए, आप अपने कॉलेज में जाते हैं तो देखिए, आप अटेंडेंस लगाना है तो आप क्या नाम है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आपका फोटो या फिर आप आधार कार्ड ही देख लीजिए। तो सारा क्या है? टेक्नोलॉजिकली डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। यहां पे ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए अगर हम, तो सूचना संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति, यातायात, ज्ञान का एक समरूपीकरण, ये सब बढ़ा है। ठीक है, क्या हुआ है कि आईसीटी बढ़ा है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ा है, टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ा है, कि मैंने जैसे बताया था यातायात में भी बहुत तेजी आई है। ठीक है, तो
जो टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है वो इन सभी क्षेत्रों में उसने अपना प्रभाव डाला है। और मेन कड़ी, चाहे इकोनॉमी को इंटीग्रेट करने की बात हो, चाहे चाहे कोई सोशल कल्चर हो या पॉलिटिकल कल्चर हो, इन सबको इंटीग्रेट करने का काम ही टेक्नोलॉजी ने करा है। कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, यूएस में इलेक्शन हो रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ से फॉलो करते हैं यूएस इलेक्शन को, किसके माध्यम से? टेक्नोलॉजी के माध्यम से। टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए हम अभी देखिए, आपको भी नॉलेज कहाँ से मिल रहा है? टेक्नोलॉजी ड्रिवन नॉलेज मिल रहा है ना, कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपके पास कोई आ रहा है या फिर कोई रिकमेंडेशन आ रहा है, या आपका नॉलेज किस पे डिपेंडेंट हो गया? टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हो गया। तो हम इन सभी स्वरूपों को हम देख सकते हैं वैश्वीकरण के टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन के अंतर्गत। अब हम जो हमने ये चारों डायमेंशंस को हमने कवर कर लिया, अब हम इसके थोड़े डिबेट्स पे आते हैं, कि इसकी थोड़ी चुनौतियों पे आते हैं कि ये किस तरीके से चुनौती दे रहा है, या फिर किस तरीके से ये खतरनाक है, या फिर ये किस तरीके से थ्रेट पहुंचा रहा है, ये चुनौती प्रस्तुत कर रहा है। इसके अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि जो वैश्वीकरण है वो क्या कर रहा है, एक ऐसी वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है जो एक समरूपता को स्थापित करती है, या एक समरूप है। कि फॉर एग्जांपल जैसे देखिए कि जैसे मदर्स डे देख लीजिए, या फादर्स डे देख लीजिए, या वैलेंटाइन डे, कि हर कोई एक सेम ही फीलिंग ले रहा है, चाहे वो व्यक्ति यूएस में हो चाहे इंडिया में हो। तो एक समरूपता को स्थापित करता जा रहा है, या एक सार्वभौम संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। और दूसरे स्वरूप पे अगर हम देखें, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज है वो क्या कर रही है, जो ये कंज्यूमरिज्म, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है उसको बढ़ाते जा रही है। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके सबके पास मोबाइल होगा, आपको इस तरीके से कंपेल कर देता है कि आप हर साल एक नया मोबाइल खरीदें। आपको जो जिस तरीके का खाने का जो स्वाद है उसका भी क्या कर रहा है, वो स्तरीयकरण करता जा रहा है। तो एक समरूपता लेके आ रहा है कि हाँ, आपको एक पर्टिकुलर मैनर में फूड खाना है, या एक पर्टिकुलर टेस्ट को आपको एंजॉय करना है, या एक प्रकार की प्रथाओं में विश्वास रखना है। इस तरीके की जीवन शैली को बनाता जा रहा है, ठीक है। और उसके लिए आपको इस तरीके का माइंड में डाल देता है कि नहीं, आपको ये सब चीजें करना है, आपको संसाधन जुटाने के लिए इस व्यवस्था में आपको हमेशा बने रहना है। आप कंज्यूमरिज्म अब हमेशा उपभोग करते रहें, ठीक है। आपके पास नहीं भी है जरूरत तो भी आपको इस तरीके की प्रथाओं में डालने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों ने इसे मैकडोनाइजेशन के नाम से भी संबोधित करा। बहुत सारे बोलते हैं कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैकडोनाइजेशन हो रहा है। कि जैसे देखिए, मैकडोनाइजेशन में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फूड है, ठीक है, और उसी टेस्ट में हर जगह अवेलेबल है। नो डाउट कुछ रीजनल वैरायटीज भी हैं, मगर एक पर्टिकुलर टेस्ट को हम ग्लोबल टेस्ट के स्वरूप में मान के उसको हर जगह सेम ही उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। आगे अगर हम देखें तो बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो एक तरह से इस उपभोक्तावादी संस्कृति को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के नाम के दे रहे हैं। अब देखिए, आप सबके अगल बगल में ही होंगे बहुत सारे लोग हमेशा ब्रांड की बात करते रहते हैं। तो ये क्या है, एक ग्लोबल एक समरूपता आ रहा है, एक वैश्विक स्तर पे क्या आ रहा है, समरूपता आ रहा है ब्रांडों के नाम के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से। कि जैसे एप्पल ही हो गया है, और भी नाइकी के शूज़ हो गए, या फिर और भी कोई चीज़, रीबॉक के हो गए शूज़। तो इसमें क्या आ रहा है, ये एक व्यक्तिवादी उपभोक्ता संस्कृति को जन्म दे रहा है, या फिर उसको ब्रांडों के नाम माध्यम से उसको उपभोक्तावादी बनाता जा रहा है। ये एक समरूपता के तौर पे वैश्विक स्तर पे हम सब देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि कुछ चीज़ों को हमने बहुत अच्छा घोषित कर दिया और बहुत सारी चीज़ों को हमने एकदम लोकल लेवल का घोषित कर दिया। तो ये चीज़ें हैं वैश्विक पटल पर देखी जा रही हैं। और आगे जाके ये डिबेट भी रहता है कि जितने भी डेवलप्ड या फिर जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी जो भी मेंटालिटी है, जो भी मूल्य हैं उनके, जो विश्वास है, जो भी उनका कल्चर है या संस्कृति है, जो भी उनके संस्कार हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो गैर पश्चिम समाज है, जो ईस्टर्न सोसाइटी है, जो साउथ ईस्टर्न सोसाइटी है, उस पर अपना ये थोप रहा है कि हाँ नहीं, आप इसी तरीके से चीज़ें
क्रियान्वित करी हैं अपने, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे वो सैन्य की शक्ति के माध्यम से थोप रहा हो, चाहे वो आर्थिक प्रभुत्वता के माध्यम से थोप रहा हो, मगर इस तरीके के विश्वास और मूल्य और संस्कृतियों को थोप रहा है जो गैर पश्चिम के देश हैं, जो जो डेवलप्ड नहीं हुए हैं। अब जैसे देखिए कौन कौन से मूल्य हो गए, ऐसे मूल्य या ऐसे संस्कार या ऐसी व्यवस्थाएं जो हर जगह मानने के लिए बोल देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक भी लोन देता है तो वो कुछ शर्तों पे देता है। तो शर्त क्या होती है कि लोकतंत्र होना चाहिए, मुफ्त बाजार होना चाहिए, मानव अधिकार होने चाहिए, ठीक है, वैकल्पिक रूप से उपभोक्तावादी, वस्तुकरण, तर्कसंगत, इस तरीके के माध्यम से वो अपने मूल्यों को मानने या लागू करने के लिए कहता है। अब देखिए बहुत सारे जो आलोचक है वो क्या बात बोलते हैं कि जो आपका जो कल्चर है ना, वही आगे जो जनरेशन है उसको किस तरीके से समझना है, किस राह पर चलना है, किस तरीके से अपने फ्यूचर को डिजाइन करना है, उस पे आधारित होता है, आपके कल्चर पे आधारित होता है। और जब कल्चर होमोनाइज एक जैसा हो जाएगा तो ये क्या होगा कि एक पर्टिकुलर जो अपने जो जो डेवलप्ड देश हैं वो अपने कल्चर को सुपीरियर घोषित करते रहेंगे, और इससे क्या होगा कि एक समरूपता आएगा विश्व वैश्विक स्तर पे। और समरूपता आने से क्या होगा, जो लोकल कल्चर है, जो स्थानीय संस्कृति है, वो कहीं ना कहीं आहत होएगी। यहाँ पे आप सभी को ये वाला क्रिटिसिज्म क्लियर हुआ, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होमोजेनाइजेशन वाला। आगे अगर हम बात करें तो आप सब एक थिंकर का नाम जरूर मेंशन करिएगा अपने आंसर शीट में, सैमुअल पी हंटिंगटन। इन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक पुस्तक लिखी है, उसमें इन्होंने क्या बात करा है, सभ्यताओं का टकराव। इसमें इन्होंने क्या बताया कि देखिए जो होमोजेनाइजेशन चल रहा है, एक समरूपता और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद जो चल रहा है, उस पे क्या है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं या फिर जो और भी जो कट्टरपंथी है, उन्होंने क्या है, एक वैकल्पिक दृष्टिकोण उपलब्ध कराने का प्रयास करा है या प्रदान करने का प्रयास किया है। आगे जो जितने भी इस्लामिक टेक्स्ट हैं या इस्लामिक हिस्ट्री है या इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्या बात करा है कि जो रिलीजियस रूल्स हैं, जो धार्मिक नियम हैं या फिर जो कर्तव्य हैं, उनके माध्यम से एक नए समाज की या नए विश्व की परिकल्पना करी जानी चाहिए, जिसमें क्या है कि व्यक्ति हर जगह से फ्री होगा मगर वो एक ईश्वर के अधीन रहकर फ्री होगा। इस तरीके का पॉइंट ऑफ व्यू देने का प्रयास किया है। सैमुअल पी हंटिंगटन का वास्तविक तर्क यह प्रस्तुत करते हैं वो कि जो धर्म है ना, वो सभ्यता जो होती है, जो सिविलाइजेशन होती है, उसकी विशेषताओं को परिभाषित करता है धर्म। आगे क्या बोलते हैं कि जो सभ्यताएं होती है उसमें कुछ गलतियां, कुछ आउटलाइनें होती हैं, जिससे क्या होता है, वो राज्य के साथ कन्फ्लिक्ट में कई बार पैदा हो जाती है या राज्य के साथ जो संघर्ष उत्पन्न करती है। क्यों? क्योंकि जो सभ्यता या जो धर्म के अंदर जो मूल्य होते हैं, कई बार वो राज्यों के मूल्यों से टकराते हैं, या जो अनुयायी के मूल्य होते हैं उसमें टकराव की स्थिति पैदा होती है, और जो अनुयायी है वो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहता है। इस प्रकार जो सभ्यता और अग्रणी राज्यों के बीच में संघर्ष देखा जा सकता है। आगे जो थिंकर्स हैं जो ये बात करते हैं, वो ये बोलते हैं कि देखिए जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो इस्लामिक टेक्स्ट है या फिर जो एक अल्टरनेटिव एक व्यू पॉइंट रखते हैं, वो ये बोलते हैं कि एक्चुअल में जो यूनिवर्सलिज्म, जो सार्वभौमिकता है क्या, वो क्या है, जो पाश्चात्य राज्य हैं, जो डेवलप्ड नेशन है, उनका साम्राज्यवाद है। क्यों? क्योंकि रेस्ट करने के लिए, विश्राम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हम देखें कि ग्लोबल कल्चर निकल के सामने आया, तो जैसे इंग्लिश को तवज्जो दिया जा रहा है, तो एक तरह से एक इंग्लैंड का व्यक्ति यहाँ पे आके रह सकता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट मिल रहा है, हर चीज़ उसका एक्सेप्टेड है, ब्लू जीन्स। तो एक क्या है, एक इंपीरियलिज्म टू रेस्ट। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट यहाँ पे। एंड
बहुत सारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो इसी चीज़ को रिसिस्ट करते हैं। बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो इसी चीज़ जो ये जो यूनिवर्सलिस्टिक आइडिया है कि जो वेस्टर्न कंट्री थोप रही है, जो ये सार्वभौमिक जो विचार है जो वेस्टर्न कंट्री है जो पाश्चात्य जगत थोप रहा है, इसका विरोध करते हैं। और क्या करते हैं, ये वैश्विक संस्कृति का विरोध करके वो है अपनी संस्कृति को सामने रखने की कोशिश करते हैं। जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो है संकरण का, हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन का जो पर्सपेक्टिव है वो किस बात पे बात करता है कि जो कोई स्थानीय संस्कृति है और कोई ग्लोबल संस्कृति है या वैश्विक संस्कृति है, उन दोनों के बीच में एक डायलॉग हो, दोनों के बीच में आपसी लेन देन हो, बातचीत हो, समान मत हो, उस पर जोर देता है कि एक तरीके का हाइब्रिड कल्चर हो, मिक्स्ड कल्चर हो। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखने की कोशिश करें तो क्या है, एक लोकल और ग्लोबल का एक कनेक्शन हो रहा है। तो इसको हम किस स्वरूप में परिभाषित कर सकते हैं, ग्लोकलाइजेशन हो रहा है कि जो लोकल है वो ग्लोबल हो रहा है और ग्लोबल लोकल हो रहा है। इस स्वरूप में भी हम इसको परिभाषित करते हैं क्योंकि हाइब्रिड हो रहा है। एट द सेम टाइम आप क्या है, एक स्थानीय व्यक्ति भी है और एट द सेम टाइम और आप एक वैश्विक नागरिक भी हैं, उस बात पर ज्यादा महत्व देता है। आगे हम देखें कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर सेटिंग के अंदर अपना व्यवहार करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक व्यक्ति है, वो अलग राष्ट्रीयता है, उसकी एथनिसिटी अलग है, रेशियल ग्रुप अलग है, बहुत दूर लोकेटेड है, बहुत दूर है आपसे, मगर वो क्या कर रहा है, एक्टिवली और पैसिवली एट द सेम टाइम क्या कर रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से कल्चरल जो प्रोडक्ट्स है और सिंबल्स है उसको यूज कर रहा है या फिर उनका प्रयोग कर रहा है या उन पर रिएक्ट कर रहा है। ये हम हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जो ब्लैक लाइफ मैटर वाला जो फिनोमिना जो मूवमेंट हुआ, तो इंडिया में अलग स्वरूप में उसे देखा जा रहा है कि जो अदर जो कास्ट है, जो जिनको इंफीरियर कंसिडर करा जाता है, तो उनको रिस्पेक्ट देना, उनकी लाइफ को रिस्पेक्ट देने के स्वरूप में भी हम इसका अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे। आगे अगर हम देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन को, इसमें क्या है कि देखिए चौथा पॉइंट में क्या है कि जो मूवमेंट होता है कल्चर के बीच में या कल्चरल स्टडीज के बीच में, जितना भी सांस्कृतिक तौर पे जो लेन देन होता है, तो उसके अंदर हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले वो पड़ती है, एक सेकेंड पीछे चला गया है, एक सेकेंड रुकिए। तो जो सांस्कृतिक लेन देन होती है उसमें क्या जरूरत पड़ती है, सबसे पहले जो जरूरत पड़ती है वो पड़ती है इंटरप्रिटेशन की, व्याख्या किस तरीके से करी जाए, ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ती है, अडेप्टेशन की जरूरत पड़ती है, एंड इंडिजिनाइजेशन की जरूरत पड़ती है कि किस तरीके से आप इंडिजिनाइज कर सके नॉलेज को, या फिर जो कल्चरल जो कनेक्शन है उसको किस तरीके से स्थानीयकरण आप लोकल किस तरीके से कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का जरूरत पड़ता है जब हम कल्चरल के तौर पे जब हम कनेक्ट कर सकते हैं, तब इसके अंदर आ जाता है कि किस तरीके से आप हाइब्रिडाइज करें, कि कैसे एक कनेक्शन बिठाएं लोकल और ग्लोबल के अंतर्गत, आप कैसे एक संतुलन स्थापित करें। तो वो संतुलन किस तरीके से स्थापित होगा, आप चीज़ों को ठीक तरीके से ट्रांसलेट करें, ठीक तरीके से उसकी व्याख्या करें, ठीक तरीके से आप उस चीज़ को अपनाएं कि जिस स्वरूप में जो मीनिंग है अपनाने का, जो एक कल्चर किसी चीज़ को देखता है, जिस तरीके से अडेप्ट करता है, वो जो दूसरा कल्चर है जो उसे रिस्पेक्ट देना चाहता है या फिर उसको मानना चाहता है, वो उसी स्वरूप से उसको अपनाएं, अडॉप्ट करें। तो इन सभी स्वरूप में हम कल्चर्स के बीच में एक हाइब्रिड कल्चर भी इवॉल्व कर सकते हैं, अगर हम पर्टिकुलर कल्चर को अगर हम सही रूप से उसकी व्याख्या करते हैं, उसको ट्रांसलेट करते हैं या उसको अडॉप्ट करते हैं, तो एक एक्सचेंज अच्छे लेवल पे स्थापित हो सकता है, या फिर जो हस्तांतरण है संस्कृति का वो अच्छे स्वरूप में क्रियान्वित हो सकता है।
आगे जो संकरण में जो अगला अंतिम पॉइंट ये है कि वैश्वीकरण ने क्या करा है, जो राष्ट्र के जो वैश्विक जो राष्ट्र के जो संस्कृति होती है उसको बचाए रखने के लिए भी उन्होंने अपनी अवधारणा दी है कि आप अपनी संस्कृति को भी बचा सकते हैं और उसी स्थान पर एक तरफ आप संस्कृति को भी बचा सकते हैं और उसी स्थान पर आप अपनी संस्कृति को वैश्विक स्तर पर भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि जो योगा डे है, जो योगा जो योगा जो योगा डे है, तो ये क्या हमारा इसी स्वरूप में हम इसका एग्जाम्पल रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एट द सेम टाइम हमने अपने इस कल्चर को बचाया और एट द सेम टाइम हमने इसको ग्लोबल कर दिया कि हाँ हम इसको बचा भी रहे और इसका प्रसार भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम संस्कृति को बचा भी सकते हैं। क्या है कि ऑल्सो प्रोजेक्ट दियर कल्चर इन अ ग्लोबल स्पेस, हम अपने कल्चर को ग्लोबल स्पेस पे भी दिखा सकते हैं। आगे हम हाइब्रिडाइजेशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम अधीनता पे आ रहे हैं। ये एडवर्ड सईद का एक ओरिएंटलिज्म बुक है, आप सभी अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके स्वरूप में हम अधीनता के विचार को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एडवर्ड सईद ये बताने की प्रयास कर रहे हैं कि कैसे जो वैश्वीकरण है उसने एक अधीनता का कल्चर या अधीनता की संस्कृति का उत्पादन करा है या फिर सृजन करा है, कि कैसे एक संस्कृति द्वारा दूसरी संस्कृति का अधीनता को समझने के लिए वर्चस्व के परिप्रेक्ष्य में जातीयतावाद की अवधारणा से निकला है। कि देखिए जातीयतावाद का क्या अवधारणा है, जातीयतावाद का यह अवधारणा है कि अन्य संस्कृतियों, कोई दूसरी संस्कृति को समझने के लिए आप अपनी संस्कृति के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, और आप अपनी संस्कृति के माध्यम से जब दूसरे की संस्कृति को समझेंगे या दूसरे के कल्चर को जब समझेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने कल्चर को ज्यादा सुपीरियर दिखाने की कोशिश करेंगे। आप दूसरों पे अपनी डोमिनेंस एक तरीके से इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। और पाश्चात्य जगत जो वेस्टर्न सोसाइटी ने यही इसी तरीके से अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करा है, उसी चीज को, उसी बात को एडवर्ड सईद आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। Perspective of dominance derives from the concept of ethnocentrism to understand the subjugation of one culture by another। अब देखिए यहाँ पे जो ethnocentrism क्या है, evaluation of other culture as per or according to preconception of our own culture या our own customs। ethnocentrism करता क्या है कि जितने भी हमारी अन्य कल्चर हैं हम उसको देखें, उसकी जांच करें, उसको समझें हम अपने पर्सपेक्टिव में। तो इसमें क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने कल्चर को सुपीरियर कल्चर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारा आउटलुक है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो तो हमारा दृष्टिकोण हुआ। हम अपनी संस्कृति, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जज कर रहा है मगर अपने वैल्यूज के द्वारा, तो वो समहाउ कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि नहीं मैं सुपीरियर हूं और अन्य इंफीरियर है। तो जो वैल्यूज हैं वो उसके कल्चर के हैं या फिर उसके खुद के वैल्यूज हैं वो, और उन वैल्यूज के माध्यम से वो दूसरी सोसाइटी को जज कर रहा है या उस पर कोई जजमेंट दे रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई मत दे रहा है। तो समहाउ वो अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा, अपना वर्चस्व बनाएगा। ऐसा ही पाश्चात्य देशों ने करा है। आगे हम देखें कि देखिए बहुत सारे थिंकर्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग बहुत सारे थिंकर हैं, जैसे एडवर्ड सईद है, प्रोवाइडेड अ ह्यूमनिस्टिक क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न इनलाइटनमेंट, कि जो वेस्ट ने जिस तरीके से जो प्रबोधन की संकल्पना करी है या उसके जो प्रबोधन का जो तरीका है उसको हाईलाइट करा, कि कैसे एक तरफ तो वो ज्ञानोदय की बात कर रहा है
और दूसरी ओर क्या कर रहा है वो, दूसरे देशों के जो रिसोर्सेज है, कॉलोनिज्म, उपनिवेशवाद बना रहा है। ठीक है, और क्या कर रहा है एडवर्ड साइड ने, मतलब कहने का मतलब ये हुआ, एक तरफ तो आप अच्छाई की बात कर रहे हैं कि इनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय, हम साइंस के माध्यम से पूरी दुनिया बदल देंगे, मगर आपने करा क्या उस ज्ञानोदय से, उस ज्ञान से आपने करा क्या, आपने कॉलोनीज बनाया, कॉलोनियलिज्म अपना स्टैब्लिश करा, उपनिवेशवाद बनाया। उपनिवेशवाद के अंतर्गत क्या करा कि जो वहाँ के जो रिसोर्सेज थे आपने उनका दोहन करा अपने अपने उद्देश्यों के लिए, अपने देश के विकास के लिए। तो ये सब पॉइंट्सों को हाईलाइट करा। नरेटिव ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है, ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से शोषण हुआ, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल बायसेस, कैसे जो ये जो इंग्लैंड के लोग थे या फिर जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज थे उनकी कल्चरल और आइडियोलॉजिकल बायसनेस क्या थी, पक्षपात क्या था, which disempowered colonized people, कि कैसे उनको डिसएम्पावर कर दिया गया, इंफीरियर बताया गया कि हाँ आप निम्न हो, आप सुपीरियर नहीं हो, हम सुपीरियर हैं। ठीक है, कैसे उन्होंने अपने स्किन को लेके बताया कि हाँ जो वाइट इज सुपीरियर, एक थ्योरी दिया वाइट्समैन बर्डन थ्योरी, कि जो जितने भी श्वेत हैं उन सबका एक दायित्व है कि वो सभी को सिविलाइज करें, सभ्य करें। ठीक है, तो ये सब अपना धारणा दी अपने ओपिनियन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और दूसरे पे अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए। इसी को एडवर्ड सैड अपने पुस्तक में दर्शाते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट में बताने की कोशिश करते हैं। अब हम बात करते हैं उदार बहुसंस्कृतिवाद से परे सांस्कृतिक विविधता पर बातचीत। देखिए, वैश्वीकरण ने क्या करा है, जब व्यक्तियों का आदान प्रदान होता है, एक व्यक्ति दूसरे देश में जाता है काम करने या अपने रोजगार की तलाश में, तो वहां पे जाके वो अपनी एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ उसका कल्चर जाता है। ठीक है, तो अब क्या है, जब ये वैश्वीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश में लोगों के बड़े पैमाने पर जो आवागमन का आंदोलन हुआ, उसने विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक अधिकारों की समस्या को पैदा कर दी, क्योंकि जिस देश में जा रहे हैं उधर सांस्कृतिक अलग है, अपने देश की संस्कृति अलग है, कैसे दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति है, किस तरीके से जुड़ाव हो सकता है, इन सभी मुद्दों पे इन सभी बातों पे एक चुनौती खड़ी हुई विश्व स्तर पर, यह एक समस्या पैदा हुई। जो मल्टीकल्चरिज्म या बहुसंस्कृतिवाद की जो अवधारणा है, उसने क्या करा, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल क्रिएट करा जिसमें क्या हुआ कि जो दूसरी संस्कृति से भी जो लोग हैं वो सभी आपस में भाईचारे या फिर आराम से शांतिपूर्वक रह सके, इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करी बहुसंस्कृतिवाद ने। तो बहुसंस्कृतिवाद का एकदम सरल अर्थों में ये कह सकते हैं कि जितनी भी संस्कृतियां हैं सभी को सम्मान की नजर से देखना, सभी को आदर पूर्वक मानना, कोई संस्कृति किसी से छोटी नहीं है और किसी से बड़ी नहीं है, सभी संस्कृतियां बराबर हैं। इस तरीके के माहौल को या इस तरीके की अवधारणा को प्रस्तुत करा गया मल्टीकल्चरिज्म के अंतर्गत। आगे हम देखें तो उदारवादी बहुसंस्कृतवाद में सांस्कृतिक विविधता का समर्थन तभी तक किया जाता है जब इसका निर्माण सहनशीलता और व्यक्तिगत स्वायत्तता के ढांचे के अंदर या भीतर किया जा सके। तो एक तरीके से जो बहुसंस्कृतिवाद है उसका जब तक समर्थन करा जाता है जब तक वो टॉलरेशन की भावना, सहिष्णुता की भावना रहे और व्यक्ति की स्वायत्तता को भी वो है मजबूती प्रदान करे, तभी तक यह बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाता है या समर्थन दिया जाता है। आगे हम अगर इसाया बर्लिन का एक व्यू देखें, उन्होंने ये बोला है कि जो बहुल संस्कृतिवाद है, जो प्लूरलिज्म है, प्रोवाइड्स मच स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन फॉर पॉलिटिक्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस, कि जो बहुलतावादी है उसने बहुत ज़्यादा अच्छा आधार प्रदान करा है किसका, कि जो सांस्कृतिक विविधता है
उसकी राजनीति को बहुत अच्छा आधार प्रदान करा है बहुल संस्कृतिवादी प्लूरलिज्म ने। आगे हम बढ़ते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे कि वैश्वीकरण की कैसे वापसी हुई है, जातीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का कैसे पुनरुत्थान हुआ है, किस तरीके से दोबारा अस्तित्व में आए हैं। कि हम सब देख रहे हैं कि देखिए यूरोप में इस तरीके का माहौल है कि कैसे जो दक्षिणपंथी या फिर जो राष्ट्रवादी हैं या नव फासीवादी जो दल हैं, जो एक पर्टिकुलर रेस, एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी की जो बात करते हैं, वो कैसे सरकार को नियंत्रित कर पाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कहीं हद तक सफल भी हुए हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, एक जातीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुनः आगमन हुआ है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा भी। इसके उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट एंड ब्रेग्जिट वाला, तो इन सभी माध्यम से हम देख सकते हैं कि कैसे जो राष्ट्रवादी, जो फांसीवादी या फिर जो नव फांसीवादी जो है वो किस तरीके से वो उनका सरकार के अंदर कैसे दबदबा बढ़ा है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो नीतिगत बहस है आप्रवासन विरोधी और सीमाओं को बंद करने के लिए, वो भी मांग बहुत ज़्यादा तेज हुई है कि अपनी सीमाओं को बंद करें, हम इमिग्रेंट्स को नहीं आने दें। ऐसे ऐसे मुद्दे बहुत प्रखर हुए हैं कि एक जो स्थानीय लोग हैं उनकी एक मांग उठी है कि कैसे जो स्थानीय लोग हैं उनकी जॉब्स, उनके लाइफ स्टैंडर्ड को कैसे उसमें कमी आई है, कैसे उनके बीच में इनइक्वालिटी आई है। ठीक है, क्यों जो इमिग्रेंट्स हैं वो किस तरीके से उनकी जॉब्स को स्नैच कर रहे हैं। तो इस तरीके की भावना से कि एक एथनो नेशनलिस्ट जो धारणा है, जो जातीय एक अवधारणा है, सजातीय एक जो अवधारणा है वो प्रबल हुई है, वह उसका बोलबाला हुआ है। इसी को हम राष्ट्रवाद का पुनरुत्थान भी बोलते हैं। आगे हम देखें कि जैसे जो राष्ट्र का जो स्वरूप था कि अब हम खुले रूप से हम विश्व के साथ चलेंगे, तो वो जो फीलिंग है, जो आउटवर्ड लुकिंग था, वो अब किस में बदलता जा रहा है, इनवर्ड्स। पहले हम आउटवर्ड देखते थे, अब हम इनवर्ड, हम अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हुए उस पे हम ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, ना कि मल्टीकल्चरिज्म या फिर इनवाइटिंग इमिग्रेंट्स, इन सब चीज़ों पे अब हम अब हम केवल और केवल जो स्थानीय लोग हैं या उनकी मांग या फिर जो एक पर्टिकुलर स्टेट के कल्चर के स्वरूप में हम अपने व्यवहार को व्यवहारित करने लगे हैं। कि जैसे एक आइडिया हुआ करता था, आइडिया ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जिसमें क्या बोलते थे कि हर कोई विश्व बिरादरी से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति क्या है, विश्व बिरादरी से जुड़ा हुआ है, और हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति कोई ना कोई कर्तव्य है, कोई ना कोई रिलेशन है। ठीक है, इन रिगार्डलेस ऑफ देयर कल्चरल एंड नेशनैलिटी, मतलब उसका कल्चर अलग हो सकता है, नेशनैलिटी अलग हो सकता है, मगर हम इंसान के नाते हम सब एक हैं। तो हमारा अन्य जो दूसरा जो इंसान है या जो व्यक्ति है उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है। तो वो जो फीलिंग है, वो जो नोशन है, वो जो धारणा है, उसमें क्या हुआ है, कमी आई है, वो धारणा कमजोर हुई है। जैसे आप देखिए कि जो व्यक्ति है, जो पर्यावरण को लेकर क्या है, एक आम सहमति है। ठीक है, इंडिविजुअल्स एवरीवेयर वुड कम टू सी देमसेल्फ एज अ ग्लोबल सिटीजन। जो ग्लोबल सिटीजन है, यूनाइटेड बाय कॉमन इंटरेस्ट, उसके अंदर, उस आइडिया के अंदर भी आप देखेंगे या फिर एनालाइज करेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं हद तक वो थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है। नॉट ऑल, बट कई हद तक चैलेंजेस आए हैं। आगे जब हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वैश्वीकरण विभिन्न आयामों के साथ आता है, उसके विभिन्न आयाम हैं और दुनिया भर के देशों पर
भारी प्रभाव डालता है। जो देश है, जो राज्य हैं, उनके पास ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से उन पर अचानक हुए बदलावों के साथ खुद को ढालने के लिए क्रियान्वित है या प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।